Okay, so this is a question. We are going to discuss limit x tending to 1, fx minus 2 upon x square minus 1 equal to pi. Then find the value of function fx, limit value of fx at x tending to 1. So बच्चों देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आप कंडीशन दी है, तो अब आपको इसको सॉल्व करके लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे fx की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सो ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई. इस क्वेश्चन में की जो स्पेशलिटी है, देखो इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए आप कि इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है. इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए फर्स्ट थिंग तो ये है कि जो भी लिमिट वैल्यू है वो एक फाइनाइट नंबर दी है. भाई देखो ना, इस फंक्शन की जो लिमिट वैल्यू आपको गिवन है वो क्या है, पाई है. पाई एक फाइनाइट नंबर है ना, फाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट तो नहीं है. अगर किसी फंक्शन की लिमिट फाइनाइट आ रही है तो डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आ सकता. अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है तो वो उसको अनडिफाइन कर देगा. समझने की कोशिश कीजिए. जैसे कि यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को अप्लाई करें तो आपको डायरेक्टली कितना मिल रहा है, लिमिट को आप एफ को यहाँ पे 1 हो गया, f1 माइनस 2 और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 1. सो ये आ गया f1 माइनस 2 और डिवाइड बाई 0. अब आप खुद सोचिए बच्चों, अगर न्यूमरेटर एक फाइनाइट नंबर है, अगर f1 माइनस 2 एक फाइनाइट है और नीचे जो है वो जीरो है, अगर जीरो किसी फाइनाइट नंबर को डिवाइड करेगा तो वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ जाएगी. अगर f1 की वैल्यू 2 के अलावा कुछ और हो जाए, f1 की वैल्यू अगर 2 के अलावा कुछ और हो जाए तो ये जो f1 माइनस 2 है वो एक फाइनाइट नंबर होगा, जीरो के अलावा कोई फाइनाइट नंबर होगा. और कोई भी फाइनाइट नंबर, जीरो के अलावा कोई भी फाइनाइट नंबर अगर उसको जीरो डिवाइड करता है तो वो इन्फिनिटी की तरफ जाता है. जैसे कि मैं बोलूं 1/0, ये जीरो नहीं है, ये लगभग जीरो है, ये अप्रोक्सीमेटली जीरो है, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा. मैं आपसे बोलूंगा 2/0, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा. ठीक है ना, क्योंकि x जो है 1 की तरफ जा रहा है, 1 तो नहीं है. अगर 1 होता तो डिनोमिनेटर में एग्जैक्टली जीरो आता. अगर एग्जैक्टली जीरो आता तो फिर मैं इसको इन्फिनिटी नहीं, मैं इसको नॉट डिफाइन बोलता. यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेटली जीरो है. तो जब अप्रोक्सीमेटली जीरो किसी फाइनाइट नंबर को डिवाइड करता है तो वो जो है इन्फिनिटी की तरफ जाता है. और जबकि हमारा आंसर क्या दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है. पाई तो फाइनाइट है भाई, इनफाइनाइट तो नहीं है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूमरेटर में कोई भी फाइनाइट नंबर नहीं आ सकता, सिर्फ जीरो आएगा. तो जीरो, क्योंकि अगर जीरो आ गया ऊपर तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी, 0/0 फॉर्म बन जाएगी. अगर 0/0 फॉर्म बन गई तो उसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म. और इनडिटर्मिनेट फॉर्म को आप सुटेबल मेथड्स यूज करके सॉल्व कर सकते हैं. और आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, आप कोई और भी रूल लगा सकते हैं, आप वहां से एक फाइनाइट वैल्यू निकाल सकते हैं. इसीलिए स्टूडेंट्स, अगर डिनोमिनेटर में जीरो है तो कोशिश कीजिए अगर उसकी लिमिट आपको फाइनाइट बनानी है और डिनोमिनेटर में जीरो आ गया है तो न्यूमरेटर में भी जीरो आना चाहिए, जिससे कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. तो यहां से f1 की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 माइनस 2 0. सो f1 की वैल्यू 2 आ गई तो इसका मतलब है आपको लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx निकालना था ना. सो इसका मतलब है आपको निकालना था लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx. आपको ये वैल्यू निकालनी थी, तो रख दो यहाँ पे 1. तो f1 की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 आंसर हो गया. बच्चों ये एक मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है. अभी मैं आपको इसका सेकंड मेथड भी बताता हूँ. ये है फर्स्ट मेथड. अब मैं आपको बताने वाला हूँ सेकंड मेथड. देखो सेकंड मेथड में क्या है, सीधा आप लिमिट अप्लाई कर दो. fx माइनस 2 है ना, तो इसको न्यूमरेटर में भी अप्लाई कर दो और इसको डिनोमिनेटर में भी अप्लाई कर दो, इक्वल टू पाई. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो भाई. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx माइनस, और ये लिमिट 2 पर भी जाएगी तो 2 ही बनाएगी, क्योंकि भाई x की वैल्यू तो है नहीं यहाँ पे. सो राइट हैंड साइड में क्या आ गया, पाई इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1. देखिए पाई इंटू, जब आप 1 अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1 0 आएगा, तो ये पाई इंटू 0 कितना आ गया, 0 आ गया. तो इसका मतलब है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx माइनस 2 इक्वल टू 0 आ रहा है. तो इसका मतलब फाइनली आपको जो आउटपुट मिलने वाला है वो यहां से, वो आउटपुट क्या मिलेगा बच्चों, वो आउटपुट मिलेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx, और जो माइनस 2 है वो चला जाएगा राइट हैंड साइड में. सो कितना आंसर आ गया इसका, 2 आंसर आ गया. देखो सेकंड वाले मेथड से भी 2 आंसर आया,
और फर्स्ट वाले मेथड से भी 2 आंसर। ओके, इसका आंसर फिर आपको 2 मिलेगा। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 plus 3x square divided by x e raised to the power 5x minus 1 e raised to the power 5x minus 1। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप लिमिट को अप्लाई करते हैं तो आपको कितना मिल रहा है, लिमिट अप्लाई कीजिए तो log 1 plus 0 log 1 और 0 इंटू कुछ भी कर लीजिए 0 ही होगा, तो log 1 की वैल्यू भी 0 होती है, तो 0/0 फॉर्म मिल रही है। तो 0/0 फॉर्म मिल रही है तो यहाँ से आप एल हॉस्पिटल की तरफ भी मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा आप कुछ और मेथड भी लगा सकते हैं। अब वो कुछ और मेथड क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ध्यान से समझिए मेरी बात को, बहुत ध्यान से। देखिए मैंने आपको एक बार कुछ क्वेश्चंस कराए थे लॉगरिथमिक के ऊपर कि log 1 plus x अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, ये वैल्यू 1 होती है एज अ रिजल्ट। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक्स ही हो, यहाँ पे x की जगह fx आ सकता है। अगर वहां पे fx आया तो नीचे भी fx होना चाहिए, ये भी 1 होता है, बट विद द कंडीशन कि जो fx है फंक्शन है वो लिमिट पर 0 बनना चाहिए। अब यहाँ पे 0 जरूरी नहीं है, यहाँ पे a हो सकता है a। सो ये जो रूल है ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला रूल, ठीक है। इस रूल को एक बार ध्यान से देख लीजिए। देखिए एक और रूल होता है, एक रूल ये होता है कि अगर x टेंडिंग टू 0 है और e पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स है, तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी होती है, 1 होती है। ये भी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। और अगर 0 की जगह a हो जाए कोई भी नंबर और x की जगह fx हो जाए और नीचे भी fx हो जाए, सो ये भी 1 हो जाएगा, बट विद द कंडीशन कि जो fx है वो इस a लिमिट पर 0 बनना चाहिए। सो ये एक एक्सपोनेंशियल की का रिजल्ट है और ये लॉगरिथमिक का रिजल्ट है। इन दोनों रिजल्ट्स को बच्चों आपको याद रखना है। ओके, सो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलने वाला है। देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0, सो हियर इज log 1 plus 3x square, सो हियर इज 3x square, सो यहाँ पर भी आपको 3x square से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, log 1 plus fx अपॉन fx, यहाँ पे बेस ही है। अब आपने 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ भी आपको 3x स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x e पावर 5x माइनस 1। अब देखो e पावर 5x माइनस 1 के भी आपको बैलेंस करने के लिए e पावर fx है ना, यहाँ पे 5x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा 5x से। तो स्टूडेंट्स मैं इसको एक स्टेप में बस सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से मेरी कैलकुलेशन आप देखिए। लिमिट x टेंडिंग टू 0, सो ये बन गया log 1 plus 3x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर इंटू, देखिए यहां से क्या होगा कि x और x कितना होता है x स्क्वायर, तो ये वाला जो x है और ये x कितना होगा x स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा x स्क्वायर से। सो कांस्टेंट टर्म क्या बचेगी 3/5। सो बच्चों यहाँ पे 3/5 आएगा और 1/1 में e पावर 5x माइनस 1 डिवाइड बाई 5x। तो ये जो लिमिट है ये लिमिट यहाँ भी आ जाएगी। देखिए मैंने बताया हुआ है कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट से लिमिट हर एक जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब देखिए एक्सटेंडिंग टू 0 पर ये 3x स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। इसको अगर आप fx मान लेंगे, fx की वैल्यू इस लिमिट पर 0 हो रही है, तो log 1 plus fx अपॉन fx 1 होता है। और यहाँ पर e पावर fx माइनस 1 अपॉन fx, तो fx की वैल्यू 5x है, 0 पर 0 होता है, तो ये भी 1 हो जाएगा। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3/5 है, एंड आई होप सो यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूं। ये एक रूल होता है x टेंडिंग टू a log 1 plus fx अपॉन fx। सो इसकी वैल्यू हम 1 लिख देते हैं अगर ये fx इस लिमिट पर 0 हो रहा होता है। सिमिलरली x टेंडिंग टू a e रेज टू द पावर fx माइनस 1 अपॉन fx की वैल्यू भी 1 हो जाती है अगर
ए लिमिट पर एफ एक्स की वैल्यू 0 हो रही हो। चलिए अब मैं इन दोनों को ऊपर जो मैंने सॉल्व किया है उसमें आपको बताता हूं कि मैंने कैलकुलेशंस कैसे की। बहुत ध्यान से मेरी बातों को दोबारा सुनना। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग, तो यहाँ बेस ई है, अंडरस्टूड है। लॉग 1 + 3x²। देखिए हमें कंसेप्ट पता है लॉग 1 + fx का, तो मैं इसके डिनोमिनेटर में fx को सर्च आउट करूंगा। जब यहाँ पे log 1 + 3x² लिखा है तो मैंने 3x² से इसको डिवाइड करा दिया, जिससे कि मैं 1 + fx/fx वाली बात यहाँ पे बना सकूं। तो मैंने 3x² से डिवाइड कराया, क्योंकि मैंने ये खुद से कराया तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे 3x² से ऊपर भी मल्टीप्लाई कराना पड़ा। तो नीचे लिखा हुआ है e⁻5x−1। इस 5x को अगर मैं अपने मन में fx मान लूं, e⁻fx−1, तो नीचे भी fx होना चाहिए। मैंने 5x से डिवाइड कराया तो बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर भी 5x लिख दिया। अब बच्चों डिनोमिनेटर में देखो कितने x आ रहे हैं। डिनोमिनेटर में एक तो ये वाला x है डिनोमिनेटर में, और एक ये वाला x है। तो x इंटू एक्स क्या होता है, x² होता है। x इंटू एक्स क्या होता है, x²। इस x² से मैंने ये वाला जो न्यूमरेटर में है ये वाला x² मैंने कैंसिल आउट कर दिया। तो कितना बचा, 3/5। ये कांस्टेंट बचा 3/5, ये रहा 3/5। और ये e⁻5x−1/fx यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए लिमिट क्या करेगी, लिमिट इस पर अलग से अप्लाई हो जाएगी और इस वाले फंक्शन पे लिमिट अलग से चली जाएगी। क्योंकि लिमिट क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर आप इस टाइप से क्वेश्चन को डील कर रहे हैं कि f1x इंटू f2x, तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट ये कहता है कि ये जो लिमिट है ये हर एक फंक्शन पे इंडिविजुअली लग जाएगी। सो इसमें हमें कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने क्या किया, इस लिमिट को यहाँ पर भी लगा दिया और यहाँ पर भी लगा दिया। अब देखिए log 1 + fx/fx, और ये जो fx है वो 3x² है, जो कि x = 0 पर 0 हो रहा है। रूल के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, ये वाली वैल्यू 1 हो गई। और 3/5 और ये नीचे लिमिट लगी e⁻fx−1/fx, ये भी रूल के अकॉर्डिंग 1 बनेगा। तो 3/5 को मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पे हमें 3/5। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको मैं मान सकता हूं क्योंकि इसमें कुछ कंसेप्ट लगने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के यहाँ पे कंसेप्ट लगेंगे। अब देखो समझो बात को, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.2 कितना होता है, सबको पता है कि 5 होता है। मैं आपसे पूछता हूँ -5.2 कितना होता है, तो सबको पता है -6 होता है। क्यों, क्योंकि रूल ये कहता है कि 5.2 किन दो इंटीजर्स के बीच में है, 5 और 6 के बीच में है। तो लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो आंसर होता है 5। -5.2 किस किस के बीच में, -6 और -5 के बीच में, तो लेफ्ट वाला आंसर होता है। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कंसेप्ट है। तो अब देखिए यहाँ पे होने क्या वाला है बच्चों। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि यहाँ पर x की वैल्यू लिखी है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, और मैंने ये बोल दिया कि x जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मैंने बोल दिया x जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, बच्चों समझने की कोशिश करना मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। अब देखो x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x की वैल्यू बहुत बड़ी है। तो बहुत बड़ी का मतलब बच्चों मैं ये लिख सकता हूँ 2005030450276.3, मैंने ऐसे लिख दिया। चलो ये करोड़ से भी ज्यादा वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है क्योंकि इन्फिनिटी है ना। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लो तो क्या आएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, बस 0.3 हटा दोगे। 2005030450276। तो देखो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो ये हो जाएगा, लेकिन ये हट जाएगा ना ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि भाई आपको निकालनी है सिर्फ यहाँ पे इंटीजर वैल्यू। तो भाई ये वाली वैल्यू किसके बीच में होगी, भाई ये वाली वैल्यू 0.3 है ना, उसके लेफ्ट और राइट, तो ये आंसर आएगा भाई। जैसे 5.3 होता है तो 5 और 6 के बीच में होता है तो 5 आंसर होता है, तो सिर्फ 0.3 हटता है ना बच्चों, सिर्फ यहाँ से 0.3 हट जाएगा। ठीक है जी। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, है ना, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, तो बच्चों मैं आपको आपसे बताना क्या चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर x की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी वैल्यू है और विदाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी है वो लगभग इक्वल ही होते हैं। भाई देखो
इतनी बड़ी वैल्यू में आप 0.3 लगाओगे, इक्वल टू ये लिखोगे, तो ये दोनों लगभग इक्वल ही तो हैं। भाई मैं आपसे बोलूं, तो मैं आपसे बोलूं कि आप लोगों के पास 2 करोड़ रुपीस हैं, आप लोगों के पास 2 करोड़ रुपीस हैं, और फिर मैं ये बोलूं कि आप लोगों के पास 2 करोड़ 0.1 रुपीस हैं, तो भाई 2 करोड़ और 2 करोड़ 0.1 एक ही तो बात है। क्योंकि जब वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, वैल्यू बहुत हायर हो जाती है, तो उस वक्त ग्रेटेस्ट इंटीजर का कोई रोल नहीं होता। रोल कब होता है? 5.2 और 5 में डिफरेंस है, 5.2 और 5 में 0.2 का डिफरेंस है, और 0.2 का डिफरेंस काफी डिफरेंस होता है, मतलब मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर इतनी बड़ी वैल्यू हो तो उसमें फिर 0.3 का कोई लेना देना नहीं होता। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को मैं कुछ ऐसे सॉल्व करना चाहूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर n√2 डिवाइड बाई n। आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। देखिए बच्चों, जब n की वैल्यू बहुत बड़ी है, इंफिनिटी है, अगर n की वैल्यू इंफिनिटी है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी है वो विदाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर के लगभग इक्वल ही हो जाता है। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर का फिर कोई रोल नहीं रह जाता, n से n कट जाएगा। इसका जो आंसर बनेगा बच्चों √2 बनेगा। आई थिंक यू गॉट द कंसेप्ट। So, okay, students, these are the doubts today. So, we'll discuss some other questions in the next video. Thank you so much.